Hello students, today we will revise our question bank third related topic. Our first topic is the revolutionaries. During the year following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. स्टूडेंट 1815 का समय मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव का समय था जब नेपोलियन जो थे वो हार चुके थे और कंजर्वेटिव मोनार्की सिस्टम लॉन्च हो गया था। तो बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे जो क्रांतिकारी थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, मतलब क्योंकि उन्हें डर था, क्योंकि अब कंजर्वेटिव वापस आ गए हैं और उनको काफ़ी डर था, इस बात का फियर था कि उनकी एक्टिविटीज़ को दबा दिया जाएगा। इसीलिए वो अंडरग्राउंड हो गए थे, छुप के काम कर रहे थे। सीक्रेट सोसाइटी sprang up in many European states to train the revolutionary and spread their idea। बहुत ही सीक्रेट खुफिया तरीके से सोसाइटीज़ बनने लगी थी और यूरोप के अंदर यूरोपियन स्टेट्स जो थे उनके अंदर, और रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रेनिंग मिलने लगी थी कि कैसे रेवोल्यूशन का जो आइडिया है अलग अलग स्प्रेड करना है, जगह जगह पे फैलाना है। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। अगर आपको उस ज़माने का रेवोल्यूशनर होना है, मतलब अगर आपको एक क्रांतिकारी बनना है, रेवोल्यूशनर बनना है, तो उसका मतलब था कि आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, आपको ये भरोसा दिलाना होगा कि किसी भी तरीके से मोनार्की फॉर्म जो सेटअप किया गया था वीनिया कांग्रेस के बाद, तो वो मोनार्की सिस्टम हटाना है और लड़ना है, फाइट करना है। किसके लिए? आज़ादी के लिए, लिबर्टी और आज़ादी के लिए किसी भी तरीके से फाइट करनी है। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और ज़्यादातर जितने भी रेवोल्यूशनर्स थे उन्होंने ये देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें फ्रीडम हासिल करनी है तो इस स्ट्रगल में सबसे पहले तो नेशन स्टेट, एक कॉमन नेशन स्टेट का स्टैब्लिशमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी उस टाइम पर। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनर गुसेबी मिज़ानी। उस टाइम पर एक ऐसे ही इंडिविजुअल, एक इंसान थे, इटालियन थे और रेवोल्यूशनरी थे, मतलब क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था गुसेबी मिज़ानी, जिनका जन्म 1807 में जेनेवा नाम की जगह पर हुआ था और ये भी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए थे। जब ये 24 ईयर के थे, जब बहुत ही यंग थे, तो इन्हें एग्ज़ाइल मतलब देश से निकाल दिया गया था 1831 में, क्योंकि इन्होंने लिंगुरिया नाम की जगह पे रेवोल्यूशन किया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ भी ढूंढी थी, बनाई थी, फाउंड की थी। यंग इटली इन मार्सलिस और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्नी, whose member were like-minded young men from Poland, France, Italy and German state। और इस सोसाइटी के जो मेंबर्स होते थे वो ज़्यादातर कहाँ से बिलोंग करते थे? यंग मतलब जवान जो मेन आदमी होते थे, ज़्यादातर पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मन स्टेट्स के, वो इसके मेंबर थे जो काम करते थे। Mazzani believed that God had intended the nation to be a natural unit of mankind. So Italy could not continue to be the patchwork of small states and kingdom. It had to forge into a single unified republic within a wider alliance of nation। मज़ानी का ये मानना था कि नेचुरली, मतलब इंसानियत के नाते कह लीजिए या मतलब मैनकाइंड के नाते, नेशंस को इंसानों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इटली में इतना ज़्यादा पैचवर्क था, मतलब बहुत छोटे छोटे किंगडम्स थे वहाँ, छोटे छोटे राज्य थे, किंगडम्स थे, मोनार्की सिस्टम था। तो उनका ये मानना था कि एक सिंगल यूनिफाइड मतलब एक एकदम एक रिपब्लिक नेशन होना चाहिए, एक रिपब्लिक नेशन होना चाहिए, तभी कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मज़ानी के बारे में ड्यूक मेटरनिच, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वीनिया कांग्रेस को होस्ट किया था, उन्होंने एक लाइन कही है। मेटरनिच ने मेज़ानी को कहा था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मतलब कि ये हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमी, हमारा दुश्मन है। ये ड्यूक मेटरनिच ने गुज़बी मज़ानी के लिए कहा था। नेक्स्ट टॉपिक, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। मतलब 1830 से लेके 1848 का समय, जिसे एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है, मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस हुए थे, काफ़ी क्रांति मूवमेंट्स जो होते हैं ना, क्रांतिकारी के मूवमेंट्स वो हुए थे। As conservative regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states and provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland। मतलब एक तरफ तो कंजर्वेटिव जो थे, मोनार्की जो थे, वो अपनी पावर को होल्ड करने में लगे थे, तो दूसरी साइड लिबरल सोच वाले, जो जो लिबरल, जिसमें आपके एजुकेटेड मिडिल क्लास आता था, और जो नेशनलिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, वो बढ़ रहे थे अलग अलग रीजन में।
यूरोप के अलग अलग रीजन जैसे कि इटालियन, जर्मन स्टेट हो गए, या ओटोमन एम्पायर का एरिया हो गया, आयरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite. अब इस liberal nationalist में कौन कौन होते थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट मतलब पढ़े लिखे मिडिल क्लास, एलाइट मतलब थोड़ा सा पावरफुल रिच कैटेगरी के लोग, प्रोफेसर्स हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, क्लर्क हो गए, और मिडिल क्लास, कमर्शियल मिडिल क्लास मतलब बिजनेस करने वाले जो होते हैं मिडिल क्लास, उसके मेंबर। द फर्स्ट अपील टुक प्लेस इन द फ्रांस इन जुलाई 1830। सबसे पहली जो हम कह सकते हैं, सबसे पहली जो अपील मतलब जो सबसे पहली चीज़ जो उठी वो कहाँ उठी? फ्रांस में, और 1830 में। बर्बन किंग, द बर्बन किंग who had been restored to power during the conservative reaction after 1815। तो जिन बर्बन किंग्स को मतलब पावर में दोबारा ले आया गया था 1815 में, जब मोनार्की सिस्टम दोबारा से लॉन्च हुआ, कंजर्वेटिव आ गए, तो बर्बन किंग जिनको कहीं ना कहीं हटा दिया गया था उनको दोबारा से ले आया गया था। तो उनको अब क्या किया गया? उनको लिबरल रेवोल्यूशनर्स ने ओवरथ्रो कर दिया, मतलब निकाल के बाहर कर दिया। were now overthrown by the liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। और फिर रेवोल्यूशनर्स ने, लिबरल रेवोल्यूशनर्स ने क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्रिएट की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्क मतलब राजा भी है। और कौन थे राजा? लुइस फिलिप्स थे। When France sneeze, Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold। मेटरनिच ने एक और लाइन कही है फ्रांस के लिए कि जब कभी भी फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक पार्ट में रेवोल्यूशन हुआ तो फिर बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनमें वो रेवोल्यूशन अपने आप धीमे धीमे स्प्रेड आउट हो रहा था। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन द ब्रुजेल। अब ये जो रेवोल्यूशन यहाँ पर हुआ, इसका असर क्या हुआ? इसका असर और जगह पर भी देखने को मिला, जैसे कि ब्रुजेल, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुजेल। ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो पावर शेयरिंग उसमें भी आप अगर रिकॉल करिए तो दिया गया है। बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुजेल, तो ब्रुजेल विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो ब्रुजेल में क्या हुआ? एक ब्रुजेल में भी रेवोल्यूशन हुआ, जिसका नतीजा क्या हुआ कि बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ब्रेक हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक हैड बीन अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। ग्रीस जो था वो काफ़ी लंबे समय से ओटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा था, मतलब 15 सेंचुरी से ये इसी ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। अब यहाँ पर भी स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए और ग्रीक के बीच में कि अब हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस से, ग्रीस के जो नेशनलिस्ट थे, उन्हें सपोर्ट किससे मिला? उन्हें सपोर्ट मिला उन ग्रीक लोगों से जो कि कहीं ना कहीं देश से निकाल दिए गए थे, या फिर उन लोगों से जिनको मतलब कि ग्रीक कल्चर को प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्ट था, जो ग्रीक कल्चर से सिंपथी रखते थे, मतलब कि सिंपथी रखते थे कि हाँ मतलब उनको लगता था कि हाँ ग्रीक कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह के लोगों से ग्रीक नेशनलिस्ट को सपोर्ट मिला। जो पोएट्स होते थे, कवि होते थे, आर्टिस्ट होते थे, चित्रकार होते थे, उन्होंने ग्रीस का जो कल्चर था उसको बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से दिखाया, पब्लिक को मतलब कि बताया कि कितना मतलब कि अच्छा सिविलाइजेशन था हमारा, कितना अच्छा कल्चर था। और कहीं ना कहीं हम जो हैं किसके बीच में रह रहे हैं? हम मुस्लिम एम्पायर के अंडर में रह रहे हैं, हम उनके कंट्रोल में रह रहे हैं। Poet and artist lauded the Greece as a cradle of the European civilization and mobilized the public opinion to support its struggle against the Muslim Empire। यही बात कही गई कि कैसे मतलब कि वहाँ के आर्टिस्ट और पोएट्स ने ग्रीस की जो सिविलाइजेशन था, जो उनका कल्चर था, उसको दिखाया, लोगों के ओपिनियन को क्रिएट किया कि हमें अपना खुद का इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहिए और किसी मुस्लिम एम्पायर, ओटोमन एम्पायर के अंडर में नहीं रहना चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इंग्लिश पोएट का, लॉर्ड बिरॉन का, जिन्होंने क्या किया, वॉर लड़ा, काफ़ी सारा फंड इकट्ठा किया और वॉर भी उन्होंने लड़ाई भी की ताकि इंडिपेंडेंस आ सके। लेकिन बाद में उनकी 1824 में फीवर से डेथ हो गई। और फाइनली फिर क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 ये क्रिएट किया गया, जिससे कि ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। स्टूडेंट्स देखिए, रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग में ये बताया गया है कि नेशनलिज्म तो हो रहा था, लेकिन अब उसमें कल्चर
आर्ट, पोएट्री, म्यूज़िक, इन सब ने क्या रोल प्ले किया? लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग जो होती है, देश के प्रति जो भावना होती है, राष्ट्र की जो भावना होती है, उसको जगाने में कल्चर का क्या रोल था, लैंग्वेज का क्या रोल था? इस टॉपिक में ये समझाया गया है। The development of nationalism did not come about only through the war and territorial expansion. तो नेशनलिज्म सिर्फ ऐसे ही नहीं डेवलप हुआ है कि सिर्फ युद्ध लड़ रहे हैं, वॉर लड़ रहे हैं और नई नई जगहों पे कब्जा कर रहे हैं, मतलब अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही नेशनलिज्म डेवलप नहीं हो रहा था, कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। नेशन का जो आइडिया था कि नेशन होना चाहिए, एक नेशन होना चाहिए, इस आइडिया को बनाने में कल्चर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आर्ट, पोइट्री, स्टोरी, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों ने काफ़ी मदद करी एक नेशनलिस्ट की फीलिंग को शेप देने में। तो रोमांटिज्म क्या है? रोमांटिज्म का मतलब था एक कल्चरल मूवमेंट था ये, विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो एक तरीके का मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट, जिसमें कि एक देशभक्त की सेंटिमेंट्स, उसकी जो भावनाएं हैं, उसको कैसे डेवलप करना है, कैसे मतलब कि अरोस करना है, तो ये मूवमेंट को कहा गया रोमांटिज्म। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज एंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइन। तो जो आर्टिस्ट होते हैं, जो चित्रकार होते हैं या जो कवि होते हैं, तो ये कभी भी साइंस और रीज़न जैसी चीज़ों को पसंद नहीं करते, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं कि रीज़न और साइंस जैसा कुछ नहीं होता है। एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट होते थे, वो साइंस में नहीं बिलीव करते थे, वो रीज़न में, तर्क में बिलीव नहीं करते थे। उनका मेन फोकस क्या होता था? उनका फोकस होता था कि लोगों के इमोशन पे काम करना है, हमें लोगों की फीलिंग्स के ऊपर काम करना है, और इस तरीके से हम लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएंगे। हमें उन्हें समझाना है कि हमारा पास्ट, हमारा जो था कल्चर जो था, वो कितना अच्छा था, और हम कितना कलेक्टिव, हम अगर हमें अपनी हम एक शेयर करते हैं, कलेक्टिव बॉन्डिंग शेयर करते हैं। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे जोनान गॉटफ्रिड का दिया गया है। ये एक जर्मन फिलोसफर थे। Johann Gottfried Herder claimed that the true German culture was to be discovered among the common people, das Volk। तो ये एक इनका ये मानना था कि अगर हमें जर्मन कल्चर को, अगर हमें डिस्कवर करना है, उसकी खोज करनी है, तो कॉमन लोगों के बीच में ही हो सकती है। और कॉमन लोगों को क्या कहा गया? दास वॉक। Now, it was through the folk song, folk poetry, folk dances that the true spirit of the nation, nation को क्या कहा गया? Volkslied। तो इनका ये कहना था कि अगर हमें लोगों का अगर हमें जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना है, तो कॉमन लोगों के बीच में ही करना होगा, उनको इन्वॉल्व करना होगा। साथ ही साथ फोक सॉन्ग हो गए, पोइट्री हो गई, डांस हो गया, जो मतलब कि रीजन का, एक पर्टिकुलर रीजन का सॉन्ग्स, पोइट्रीज होती जो, उसको हमें इन्वॉल्व करना होगा। और तभी हम ये जो ट्रू स्पिरिट है, जो ये भावना है नेशन की, इसको हम पॉपुलर कर सकते हैं। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसीलिए मतलब नेशन बिल्डिंग, मतलब नेशन बनाने के लिए अलग अलग फोक सॉन्ग्स को, कल्चर को रिकॉर्ड करना और उसको लोगों के बीच में सुनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। The emphasis of vernacular language and the collection of the local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to the large audience, who were mostly illiterate. मातृभाषा, लैंग्वेज, मतलब वर्निकुलर, मतलब मातृभाषा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और जो लोकल, जो आपका आसपास का जो फोकलोर होता है, जो मतलब जो कहानी हो गई, जो वहाँ पर जो पोएम्स हो गई, उसको मतलब कि कलेक्ट करने का मकसद सिर्फ यही नहीं था कि नेशनल स्पिरिट को अरोस करना है, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाना है। मतलब एक ये भी मकसद था कि जो हमारे जो उस टाइम के जो नेशनलिस्ट थे, जो क्रांतिकारी थे, जो इतना लड़ रहे थे फ्रीडम के लिए, जो उनका मैसेज लार्ज ऑडियंस, मतलब पूरी जनता तक पहुंचाना था। क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो ऑडियंस, जो जनता होती थी, जो लोग होते थे, वो इलिटरेट होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो वर्निकुलर लैंग्वेज के ऊपर जोर दिया गया, और लोकल फोकलोर, मतलब जो वहाँ का लोकल जो आपका कल्चर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास किया गया, ताकि जो पॉपुलेशन है, जो इलिटरेट पॉपुलेशन है, वो भी सुन सके और उनके अंदर भी नेशनलिज्म की भावना आ सके। This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of 18th century by the Great Power। इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है पोलैंड का, जिसको जो बहुत ही बड़ी बड़ी ग्रेट पावर्स होती थी 18th सेंचुरी में, जैसे कि रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने पोलैंड को अलग कर दिया था।
Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feeling were kept alive through the music and language. हालांकि पोलैंड जो था एक आपका इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे राष्ट्र की जो फीलिंग्स होती हैं उसको म्यूज़िक के माध्यम से या लैंग्वेज भाषा के माध्यम से अभी भी अलाइव जीवित रखा जा रहा था। इसका एक एग्जाम्पल दिया है कैरोल क्रुसपिंकी का, जो कि क्या करते थे, नेशनल स्ट्रगल जो चल रहा था, जो जितना ज़्यादा मेहनत की जा रही थी उसको दिखाने का प्रयास करते थे। कैसे? अपने ऑपराज और म्यूज़िक के माध्यम से। वो खुला फील्ड जगहों पे जैसे ऑपराज होते थे, मतलब जिसमें कि वो हर एक चीज़ को मतलब कि स्टेज पे दिखाते थे, गाने के माध्यम से या डांस हो गया। तो ये सब चीज़ों का यूज़ करके क्या किया जाता था, नेशनल स्ट्रगल को शो किया जाता था। नेक्स्ट, लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज? अब लैंग्वेज का क्या रोल था? नेशनलिज्म की सेंटिमेंट्स, ये जो भावनाएं होती हैं उसको ज़िंदा रखने में उसका क्या रोल था? यहाँ पे एग्जांपल आपको स्टूडेंट्स रशिया और पोलैंड का दिया गया है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज व फोर्स आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज एवरीवेयर। जब रशिया ने पूरी तरीके से कंट्रोल अपना जमा लिया था तो स्कूलों से पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया था और वहाँ पे रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया, रशियन लैंग्वेज को लॉन्च कर दिया गया कि सब रशियन लैंग्वेज में बात करेंगे और उसी में पढ़ेंगे। फिर 1831 में क्या हुआ, एक तरीके से जो एन आर्म रेबेलियन अगेंस्ट द रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश। मतलब ये जो रशिया कर रहा था उसके खिलाफ एक आंदोलन, जैसे कहते हैं ना, रिबेल हुआ, लेकिन वो फिर क्या हुआ, उस रिबेल को, उस आंदोलन को दबा दिया गया, क्रश कर दिया गया। फॉलोइंग दिस, इसके बाद क्या हुआ, पोलैंड के बहुत सारे जो क्लर्जी होते थे, मतलब जो क्लर्क लेवल पे जो काम करते हैं, मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगैन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ द नेशनल रेजिस्टेंस। तो पोलैंड में क्योंकि अब रशिया का कंट्रोल था वहाँ पे और पॉलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था कि रशियन लैंग्वेज में ही बात करनी है, काम करना है, तो बहुत सारे जो क्लर्जी थे पोलैंड के, उन्होंने क्या किया था, लैंग्वेज को एक हथियार की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब अगर चर्च में लोग जाते थे तो पॉलिश का लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे और जो धार्मिक इंस्ट्रक्शंस होते थे वो भी इसी लैंग्वेज में हो रहे थे। इसके लिए इसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे जो प्रीस्ट होते हैं, जैसे जिनको हम कहते नहीं, फादर्स, पादरी, और वो उनको जेल में डाल दिया गया था। इस क्यों? क्योंकि वो पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। तो पॉलिश लैंग्वेज एक तरीके से सिंबल बन गई थी किस चीज़ का, कि कैसे जो रशियंस हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं पॉलिश पीपल को। नेक्स्ट टॉपिक, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। स्टूडेंट, इस टॉपिक में ये बताया गया है कि यूरोप का एक टाइम था 1830 का, उसको ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि यूरोप का ये समय बहुत ही डिफ़िकल्टी से गुजरा है, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। तो इसके पीछे कुछ रीजंस थे। पहला रीज़न तो ये था कि 19 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, 19 सेंचुरी में, फर्स्ट हाफ ऑफ 19 सेंचुरी ने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी, मतलब एकदम से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब ढूंढने वाले ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयमेंट्स कम हैं। पॉपुलेशन माइग्रेट करके क्या कर रही थी, शहरों में आ रही थी, मतलब गांव से निकल के, रूरल एरिया से निकल के शहरों में आ रही थी, और शहरों में ओवर क्राउडेड स्लम, मतलब झुग्गी झोपड़ी जिसे हम कहते हैं, इस तरीके के एरियाज़ में बस रही थी। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे व्यापारी होते हैं शहरों में, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखना पड़ रहा था, किनसे, इंग्लैंड का जो मशीन मेड सामान होता है उनसे वो कंपटीशन उनको देखना पड़ रहा था, क्योंकि उनका सामान मशीन मेड नहीं होता था और इंग्लैंड से जो सामान आता था वो मशीन मेड होता था। दिस वॉज स्पेशली सो इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वॉज कैरीड आउट मेनली इन होम और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। और ज़्यादातर जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था, जहाँ कपड़ा बनता था, तो वहाँ पे ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता था। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था वो काम घरों से होता था या छोटी छोटी वर्कशॉप से होता था, जो बहुत ज़्यादा मिकनाइज नहीं होती थी, उनमें बहुत अच्छी अच्छी मशीनें नहीं लगी होती थी। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoy power, peasants struggle under the burden of feudal dues. तो ये वो रीजन बन गया था, यूरोप वो इलाका बन गया था कि जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी, जो मतलब मोनार्क्स होते हैं, वो तो बहुत पावर इंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो किसान थे वो टैक्स और फ्यूडल सिस्टम की मार से दबे जा रहे थे। The rise of the food prices or a year of bad harvest led to the widespread pauperism in the town and country। फिर अचानक से खाने के दाम बढ़ जाना
और पूरी फसल का बर्बाद हो जाना, तो उससे क्या हुआ, और ज़्यादा कंट्री क्या हो गई, तबाही पे आ गई। इसी तरीके का एक समय जो साल आया था वो क्या था, 1848 का समय आया था। फूड की शॉर्टेज हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, और पेरिस की जो पॉपुलेशन थी वो पूरी सड़कों पे उतर आई थी। बैरिकेड वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप्स वर फोर्स टू फ्ली। तो मतलब जो राजा थे, लुइस फिलिप्स थे, उनको मजबूरी में क्या करना पड़ा था, उनको वहाँ से हटना पड़ा था। तो इसीलिए 1830 का जो समय है वो आपका जो है समय है उसको कहा जाता है इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। दैट्स फॉर टुडे। Thank you. And on the basis, on the discussion of today's topic, I have given you some question which you have to solve it.